नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के बारे में पूरे अंगों की चर्चा कर ली। एक बार अगर उनका रिवीजन करें तो सबसे पहले हम नाक या नासिका पढ़ी थी, उसके बाद वेस्टिबुल, उसके बाद हमारी ग्रसनी आ गई थी जहाँ पे दोनों श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का मिलन होता है, भोजन भी जाता है और सांस भी जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा फेरेंस के बाद लैरिंक्स। लैरिंक्स जो कि हमारा कंठ होता है या स्वर यंत्र होता है, उसके ऊपर एक बाल पाया जाता है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को श्वासनाल में आने से रोकता है। लैरिंक्स के बाद ट्रेकिया जो कि हमारी नली नाल होती है, श्वासनाल पाइप होता है जो। उसके बाद हमने पढ़े थे ब्रोंकाई जो कि पाइप वही ट्रेकिया दो भागों में बट जाता है। उसके बाद ब्रोंकियोल्स जो कई छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में बट जाती है फेफड़ों में। इनके अंत में फिर एल्वुलाई लगी होती है और पूरे फेफड़ों के बारे में तो कल की वीडियो में हमने श्वसन तंत्र के सभी अंगों के बारे में चर्चा कर ली। अब आज श्वसन की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वसन। श्वसन होता क्या है? तो श्वसन होता है दो तरह से, एक को कहते हैं बाह्य श्वसन और एक को कहते हैं आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन जो होता है उसी को कहते हैं हम जो सांस लेना छोड़ना ये सब हम करते हैं ना, ये सब बाह्य श्वसन में ही आता है। जैसे इसको बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना छोड़ना, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो इसका नाम है श्वासोच्छ्वास और ये बाह्य श्वसन में आता है, इसीलिए इसको बाह्य श्वसन भी कहते हैं। अब ये श्वासोच्छ्वास क्या है? इसमें दो क्रियाएं होती हैं, सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना। अंदर ले ली और उसको अंदर नहीं रख सकते, बाहर भी तो छोड़ना है, क्योंकि सांस लेने के बाद जो अंदर की गैस है उन्हें बाहर करना होता है। तो सांस को अंदर लेना बाहर छोड़ना, अंदर लेना बाहर छोड़ना, इसी को कहते हैं हम श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग। इसको जो मापते हैं वो स्पाइरोमीटर एक मापक यंत्र होता है, इसकी सहायता से इसका अपनी श्वास को मापते हैं, स्पाइरोमीटर की। अब श्वासोच्छ्वास को हम दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं निःश्वसन और एक को कहते हैं निःश्वसन। दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है हिंदी में। इसको कहते हैं निःश्वसन, सिंपल सा निःश्वसन। लेकिन निःश्वसन में बस दो बिंदी का अंतर है। इंग्लिश में आसान होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। सांस को अंदर लेना इंस्पायरेशन, बाहर छोड़ देना एक्सपायरेशन। अब इसकी बात चर्चा अगर हम डिटेल में करें तो इसमें होता क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है गैसों का अंदर लेना। जब हम सांस लेते हैं तो पहले तो गैसों को अंदर खींचते हैं, फेफड़े में हवा भर जाती है, उसी को कहते हैं हम इंस्पायरेशन। केवल इतना ही अंदर खींचना, अभी बाहर नहीं छोड़ना है, अंदर ही खींच लिया, इसको कहते हैं हम निःश्वसन या अंदर लेना, इंस्पायरेशन। क्या हो गया? अंदर लेना, अंदर सांस ले ली। अब इसमें होता क्या क्या है? तो सबसे पहले तो हम सांस अंदर लेंगे, वायुमंडल में जितनी गैसें हैं सभी को लेंगे। अब वायुमंडल में जितना उनका अनुपात है, जितनी उनकी परसेंटेज है, उसी परसेंट में हम सांसों को भी अंदर लेंगे। अब जैसे कि नाइट्रोजन है तो वो 78% होती है, तो हम अंदर फेफड़ों में भी तो सांस लेंगे तो फिर भी तो 78% ही जाएगी ना, परसेंट तो कम नहीं होगा, क्योंकि सब सांस में जा रही है तो परसेंट तो कम नहीं होगा। तो अंदर कितनी जाएगी? 78%। अब ऑक्सीजन है वो 21% है, तो वो भी 21% अंदर जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है, तो वो उतनी ही जाएगी। अब अंदर तो चली गई, बस इसमें 4% का हेर फेर होता है बाहर छोड़ने में, क्योंकि हम 4% ऑक्सीजन का यूज करते हैं, बाकी जो 17% बचती है उसको बाहर छोड़ देते हैं। अब सांस अंदर ले ली, गैसें अंदर भर ली। अब ये तो रहा गैसों का अनुपात। और क्या क्या होता है? और होता है तो अब जैसे हमने अंदर सांस ली, फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़ों में सांस भर जाती है तो फेफड़े फूलेंगे, इसका मतलब एरिया बढ़ेगा, आयतन बढ़ता है, यानी उनका आयतन बढ़ता है, जिससे क्योंकि फेफड़ों का आकार बढ़ेगा तो अंदर की जगह बढ़ेगी, वैसे गैसें भर जाएंगी तो फेफड़ों की जगह बढ़ेगी, आयतन भी तो बढ़ता है, तभी तो छाती फूल जाती है। फेफड़ों में गैस भरते हैं तो सांस लेते हैं तो छाती फूल जाती है, यानी फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, तो इनका फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है ऊपर। दूसरी बात, जो हम गैस से अंदर लेते हैं तो गैसें अंदर लेने बाहर छोड़ने में एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं दाब अंतर। फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है वो दाब अंतर के कारण होता है। यानी अगर हम अंदर सांस ले रहे हैं उस समय हमारे फेफड़ों का दाब वायुमंडल के दाब से कम होता है, क्योंकि जहां अगर दाब ज्यादा होता है और कहीं पर दाब कम होता है तो गैसों का प्रवाह जो होता है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो हमारे फेफड़ों के अंदर दाब कम होता है, और दाब कम होता है इसलिए अधिक दाब से, यानी वायुमंडल के अधिक दाब से कम दाब की ओर गैसें अंदर चली जाती हैं। और वायुमंडल का जो दाब होता है और फेफड़ों का जो दाब होता है, इसके बीच में केवल 1 से 3 mmHg इतना ही अंतर होता है बस। मतलब जितना भी अगर वायुमंडल का दाब है उससे 1 या 2 या 3 mmHg दाब कम होगा फेफड़ों का। अब जब फेफड़ों का दाब कम है तो फेफड़ों में गैस भर जाती है, ठीक है। अब गैसें भर गई
दाब भी कम है, गैसें भर गई। उसके बाद अब गैसें भर गई तो फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं तो अधिक जगह घेरते हैं, अधिक जगह घेरना है तो आसपास के जो अंग है वो क्या होते हैं, जैसे कि हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होगा, वहीं तो रहेगा नहीं क्योंकि फेफड़े जगह घेरेंगे हैं। कहीं कोई जगह अगर कोई साफ करता है तो आसपास की चीजों को और दूर भगाता है अपनी जगह बनाने के लिए, तो क्या करते हैं, फेफड़े अपनी जगह बनाने के लिए फूल जाते हैं और फेफड़ों जो डायफ्राम होता है नीचे, उसको भी नीचे सरका देते हैं, क्योंकि डायफ्राम उस समय कोई दम नहीं लगा रहा होता है, केवल फेफड़ों में गैस भर जाती है और डायफ्राम कोई दम नहीं लगा रहा होता, इसलिए नीचे आ जाता है, डायफ्राम नीचे आ गए। अब इसी के साथ साथ हम फेफड़े फूल गए, डायफ्राम भी नीचे आ गए, लेकिन इसी के साथ साथ हमारी छाती भी फूल जाती है। तो छाती का जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि छाती में पसलियां होती हैं, पसलियों के बीच में क्या होती हैं, पेशियां होंगी ना, मांसपेशियां तो होंगी, बीच में खाली तो होता नहीं है, तो उन मांसपेशियों कहते हैं हम अंतरपार्श्व पेशियां। अब ये क्या होता है, जब हम सांस भरते हैं तो फेफड़े फूल जाते हैं, फेफड़े फूल जाते हैं तो छाती को भी बाहर करते हैं थोड़ा बहुत, तो जो अंतरपार्श्व पेशियां जो पसलियों के बीच में होती हैं वो भी तन जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो सिकुड़ी है, सांस भरते हैं तो तन जाएंगी, फिर से सिकुड़ जाएंगी सांस छोड़ेंगे तो क्या होता है कि फेफड़े जितना फूलेंगे उतने ही फिर छाती को बाहर करेंगे, छाती को बाहर करेंगे तो अंतरपार्श्व पेशियां बाहर हो जाती हैं, तन जाती हैं। तो ये हो गया हमारा इंस्पायरेशन की पूरी प्रक्रिया की क्या होता है। क्या होता है, सबसे पहले हमने गैस अंदर ली, केवल वायुमंडल की गैसों को फेफड़ों में भरना, इसी को कहते हैं हम निःश्वसन या इंस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, 78% नाइट्रोजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और 21% ऑक्सीजन लेते हैं। इसके साथ साथ फेफड़े में जब हवा भरते हैं तो आयतन बढ़ जाता है। इसके बाद फेफड़ों का जो दाब है वो वायुमंडलीय दाब से थोड़ा कम होता है, इसीलिए फेफड़ों में हवा भर जाती है। और क्या होता है, डायफ्राम नीचे हो जाता है, अंतरपार्श्व पेशियां बाहर आ जाती हैं। तो ये होती है केवल निःश्वसन में। अब बात करते हैं निःश्वसन या एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन में क्या होता है कि देखो, अब हमने हवा अंदर भर ली, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन छान ली, रक्त में मिला के अपन ने अंदर भेज दी, लेकिन श्वसन की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तो उसको अब बाहर छोड़ना है। तो उसी के साथ साथ जितनी ऑक्सीजन हमने ली है उतनी बस कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करके बाहर छोड़ देते पूरी निःश्वसन में हमने 78% नाइट्रोजन ली है, एक्सपीरेशन में हम 78% ही नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं करते। ऑक्सीजन जो 21% ली है उसमें से केवल हम 4% ही श्वसन के लिए उपयोग करते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं, क्योंकि अब वायुमंडल में तो 21% है, इतनी हमको चाहिए नहीं है, तो बस जितनी चाहिए उतनी ही छान के अंदर ले लेते हैं, बाकी सब 17% निकाल देते हैं। अब ऑक्सीजन जब 4% कम हुई है, इसका मतलब ऑक्सीजन का 4% यूज हुआ है, तो 4% ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को 4%। यहाँ 0.03 मतलब 1% भी नहीं है, वो 1% से भी कम, और 4% फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो गैसों का बाहर निकालना, फेफड़ों में जो भरी हुई गैसें हैं उनको वायुमंडल में छोड़ना एक्सपायरेशन, और उनमें गैसों का अनुपात यह है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4% बाहर निकाल देते हैं। अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है, इसका बिल्कुल उल्टा इसमें हो जाता है। कैसा कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ था, हमने गैसें फेफड़ों में भरी थी तो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। अब गैसें खाली हो जाएंगी फेफड़ों में से तो फिर फेफड़े पिचक जाएंगे, फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा, फेफड़े पिचक जाएंगे, ठीक है। इसके बाद वायुमंडलीय दाब यहाँ पे अधिक था फेफड़ों के दाब से, देखो ये चिन्ह दिख रहा है, अधिक था, इसमें ये चिन्ह उल्टा हो गया, यानी इसमें अब फेफड़ों का दाब बढ़ गया। मान लो कि फेफड़ों का दाब बढ़ गया तो अधिक दाब कहाँ है, फेफड़ों के अंदर, वायुमंडल में कम दाब है, तो वो भी दाब कौन बढ़ाता है, डायफ्राम। नीचे से जब दम लगाता है ना डायफ्राम तो दाब प्रेशर बढ़ जाता है, तो दाब कौन बढ़ाता है, डायफ्राम। अब फेफड़ों के अंदर दाब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर को ही आनी ना गैसें, तो अंदर तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है, वायुमंडल का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, तो अंदर के प्रेशर से फिर बाहर को निकलेंगे, क्योंकि प्रेशर में तो कोई चीज रुकती नहीं है, ठीक है। अब फेफड़ों का आयतन बढ़ गया, वायुमंडल का दाब कम हो गया, फेफड़ों का दाब ज्यादा हो गया, इसीलिए अब गैसें बाहर निकलेंगी। और वायुमंडल का, जैसे जब हमने सांस अंदर ली थी तो वायुमंडल का दाब ज्यादा था, वो भी कितना ज्यादा, केवल 1 से 3 mmHg ज्यादा। इसमें वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, फेफड़ों के दाब से 1 से 2 mmHg कम हो जाता है, ठीक है। अब डायफ्राम जो इसमें नीचे गया था
प्रेशर लगा के ऊपर आएगा, गैसों को खाली कर देगा और फिर से ऊपर आ जाएगा। तो डायफ्राम इसमें ऊपर आ गया। अब हमने जब गैसें भरी थी तो छाती भी फूल गई थी, अंतर पार्श्व पेशियां वो भी तन गई थी। अब इसमें फेफड़े जब फिर से चिपक जाएंगे, पिचक जाएंगे, तो फिर से खाली हो जाएंगे, फिर से जगह एडजस्ट हो जाएगी, तो अंतर पार्श्व पेशियां भी अपनी जगह फिर से चिपक जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। इसमें तन जाती हैं, बाहर को आ जाती हैं, इसमें सिकुड़ जाएंगी और अंदर को हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारा केवल बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन जो होता है उसको श्वासोच्छ्वास कहते हैं, और दो तरह से होता है, निःश्वसन और निःश्वसन। अंदर लेना निःश्वसन, बाहर छोड़ना निःश्वसन। इसकी बिल्कुल चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों में अंतर भी है, या दोनों के बारे में जानकारी पूरी, ठीक है। स्पाइरोमीटर श्वासोच्छ्वास को मापने का यंत्र। और ये सब जो होता है हमने पढ़ा है कि कहीं पे वायुमंडल का दाब ज्यादा, कहीं पे वायुमंडल का दाब कम, केवल इसी कारण से ये होता है। तो हम कह सकते हैं कि फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है वो दाबांतर के कारण होता है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे कुछ गैसों का फेफड़ों का गैसीय आयतन देख लेते हैं, जो कि कुछ वैसे चीजें हैं। तो सबसे पहले प्रवाही आयतन या टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्रवाही आयतन 500 ml। मान ली कि हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो कितना लेते हैं, थोड़ा सा ही लेते हैं ना, क्योंकि जब ज्यादा खींचना होता है तब ज्यादा लेते हैं, लेकिन जब नॉर्मली सांस लेते हैं। लेकिन अगर जब ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने में तो फिर ज्यादा सांस लगती है, ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, तो ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, धीरे जल्दी सांस चलती है और ज्यादा सांस लेनी पड़ती है। लेकिन जब अगर नॉर्मली रहे, कोई काम ना करें, आराम करें, तो थोड़ी थोड़ी सांस लेते हैं। तो नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो केवल कितने लेते हैं, कम कम, तो उसके कहते हैं 500 ml या टाइडल वॉल्यूम। छोटी होती है, कम कम लेते हैं। जैव क्षमता वाइटल कैपेसिटी, ये पुरुषों में थोड़ी ज्यादा होती है, महिलाओं में थोड़ी कम होती है। ये 4500 ml और महिलाओं में होती है 3000 ml। ये जैव क्षमता हो गई। निःश्वसन आंतरिक आयतन। अब जैसे मान लो निःश्वसन का मतलब जब हम सांस लेते हैं, तो जब सांस लेते हैं तब हम ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हैं। ये तो होती कितनी नॉर्मल वाली, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा कितनी ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतलब जब निःश्वसन यानी खींचना, अंदर लेना, और अंदर लेते हैं तब जोर लगा के खींचें, तो जोर लगा के जब कितनी खींच सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, केवल 2000 से 3500 ml तक खींच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंदर लेता। और निःश्वसन यानी बाहर निकालना, निःश्वसन का मतलब बाहर निकालना, तब कितनी ज्यादा से ज्यादा निकाल सकते हैं। तो हम अगर नॉर्मली निकालें, लेकिन जब हम ज्यादा खींचते हैं ना तो खींच ज्यादा लेते हैं, लेकिन निकाल कम पाते हैं। तो निकालते कम कितनी है, 1000 से 1500 ml तक। जब हम जोर लगा के, जैसे नॉर्मल सांस लेते हैं तब तो नॉर्मली निकालते हैं, लेकिन ज्यादा जोर लगा के निकालें, जितनी निकाल सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो कितने निकाल सकते हैं, 1000 से 1500 ml। लेकिन अगर फेफड़ों की कुल क्षमता की बात करें, मान लो हमने जोर से खींची और जोर से ही निकाली, तो कुल क्षमता कितनी हो गई, तो वो हो जाती है हमारी 5800 से लेकर 6000 तक कैपेसिटी हो जाती है पूरी। जोर से खींच लो, पूरी भर लो, जितनी भर सकते हैं, और जितनी निकाल सकते हैं उतनी निकालो। तो उन दोनों की कुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5800 से 6000 तक ml हो जाएगी। तो ये कुछ फेफड़ों की क्षमता के बारे में था। चलिए इसके बाद हम पढ़ लेते हैं श्वसन गुणांक। तो हमने ऑक्सीजन की निःश्वसन देख ली और निःश्वसन देख ली। अब दोनों क्रिया में ऑक्सीजन और O2 का और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो श्वसन गुणांक क्या होता है कि जब हम जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कितना उपयोग किया है, ऑक्सीजन का कितना उपयोग किया है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमने कितनी बनाई है ना। तो श्वसन कहाँ करते हैं हम, आंतरिक श्वसन की पूरी प्रक्रिया को करने के बाद पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। तो श्वसन के दौरान हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा निर्माण होती है, ग्लूकोज के साथ साथ ऊर्जा निर्माण होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इसमें हम ऑक्सीजन जो जितनी हमने ली है श्वसन की प्रक्रिया में, जितनी भी हमने ऑक्सीजन की मात्रा ली है, और उसके दौरान जितनी भी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की बनी है, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसा और प्रोटीन का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, और कार्बनिक अम्लों का श्वसन गुणांक 1 से ज्यादा। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 से 1, वसा और प्रोटीन का 1 से कम, और कार्बनिक अम्लों का 1 से ज्यादा। श्वसन गुणांक है क्या,
कि ली गई ऑक्सीजन और छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात, लेना नहीं, उपयोग करना। उपयोग की गई ऑक्सीजन और उसके बाद जो निर्माण हुई कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के अनुपात को श्वसन गुणांक कहते हैं। श्वसन गुणांक को मापते किससे? गैल्वेनोमीटर से। अब हम पढ़ते हैं गैसीय विनिमय। तो अभी तक हमने सांस को अंदर लेना बाहर लेना सीख लिया। अब अंदर जब लेते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए, तो अब ऑक्सीजन कहाँ से जाती है और कैसे जाती है, ये पढ़ते हैं हम गैसीय विनिमय में। चलिए, अब इन सब चीजों के बाद अब पढ़ते हैं हम गैसों का विनिमय। गैसीय विनिमय, फेफड़ों के अंदर अब गैसें आ गई, अब वो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को छानती कैसे उनमें से। तो अब हम पढ़ते हैं कि जैसे हम सांस लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन, इसके साथ साथ बहुत सी गैसें आती हैं, लेकिन हमें ऑक्सीजन का काम है, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन का पढ़ेंगे। अब हमने ली ऑक्सीजन, कहाँ आएगी? दोनों फेफड़ों में। अब एक तरफ हमने एल्वुलाई को बनाया है, एक तरफ हमने धमनी व स्राव को बनाया है, जिससे कि आसानी से दिख जाए। अब हमें पता है कि जो कैपिलर वो एल्वुलाई होती हैं वो बहुत सी होती हैं, और जो ऑक्सीजन जाती है वो एल्वुलाई या जो वायु कोश जिसको कहते हैं, ऊपिकाएं, उन्हीं में जाके ठहरती है। ऑक्सीजन आगे, अब सभी कहाँ आ गई? एल्वुलाइज में। अब एल्वुलाइज में आ गई तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैसीय विनिमय यही होता है। क्या होता है कि फेफड़ों में आई हुई गैसों का रक्त में मिलाना। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम? रक्त में O2 को मिलाना और CO2 को फेफड़ों में छोड़ना। इसी इन दोनों चीजों को ही पढ़ते हैं हम गैसीय विनिमय में। होता कैसे कैसे है, चित्र के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे, बिल्कुल सामान्य क्रिया में। देखो, हमने जब सांस ली उसमें से हमने ऑक्सीजन छान ली और एल्वुलाई में से ऑक्सीजन ले ली, रक्त में मिला दी, रक्त से पूरे शरीर में पहुंच जाएगी श्वसन की क्रिया से। फिर ऑक्सीजन निर्मित हो ऊर्जा निर्माण करेगी और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, वो फिर एल्वुलाई में आ जाएगी। अब एल्वुलाई में होता क्या है, ये समझते हैं। सांस ली, सांस बढ़ गई, भर गई फेफड़ों में, एल्वुलाई में पहुंच गई सांस। एक एल्वुलाई मान लो, जे हमने एक एल्वुलाई बनाई है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें क्या आएगी? ऑक्सीजन अंदर आएगी, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आ गई। मान लो कि इसमें बहुत सी गैसें, पर हमें ऑक्सीजन से ही मतलब है, ठीक है। बाद में आगे वो हम छोड़ देते हैं, केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है, ठीक है। अब ऑक्सीजन इसके अंदर आ गई, यहाँ पे ऑक्सीजन एक ऊपिका में एल्वुलाई में भर गई, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे फेफड़ों में दिल से दो धमनी और सिराएं आती हैं। एक को कहते हैं हम धमनी, फुफ्फुस धमनी, और एक फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। तो मान लो कि ये क्या है? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी जो कि दिल से, दिल पास नहीं होता है, क्या करता है? फुफ्फुस धमनी दिल से आई हुई फेफड़ों के लिए धमनी होती है। अब ये क्या करता है कि दिल में जो रक्त होता है उसको शुद्ध बनाने के लिए, अशुद्ध रक्त जो होता है वो दिल फेफड़ों तक पहुंचाता है कि इसमें ऑक्सीजन को मिलाना है। तो अब ऑक्सीजन को मिलाना है तो दिल पहुंचा देता है फेफड़ों के पास, फेफड़ों को बोलो कि इसमें ऑक्सीजन मिला के दे। तो अब फेफड़ों का काम क्या है? ऑक्सीजन का को लेना। अब ऑक्सीजन ले ली तो फेफड़ों में, तो वो रक्त में तो फेफड़े मिला के देंगे ना। तो अब क्या करेंगे कि दिल ने दे दिया फेफड़ों को खून, तो वो कहां से आता है? फुफ्फुस धमनियों से। तो और कौन सा? CO2 वाला, क्योंकि ये इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं CO2 वाले को। तो CO2 वाले को हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध रक्त, जो कि कहां से आ रहा है? दिल से, ठीक है। अब दिल से जो अशुद्ध रक्त आ रहा है CO2 वाला, वो कहां गया? इन धमनियों में। अब ये जो धमनी दिख रही है लाल लाल, इसमें अब ये आगे चल के जैसे जैसे हमारी ट्रेकिया और ब्रोंकियोल्स छोटी छोटी नलिकाओं में बटे हैं, ऐसे ये धमनी भी छोटी छोटी कैपिलरीज में बट जाती है, जिन्हें छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में बट जाती है, जिन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। तो ये कैपिलरीज यहाँ तक लाल लाल दिख रही है। अब ये कैपिलरी यहाँ तक लाल लाल दिख रही है, ये धमनी की कैपिलरी है। आगे चल के यही फिर सिराओं में बदल जाती है, तो सिराओं से ले जाने का काम होता है, तो फिर सिराओं की कैपिलरी नीली होती है, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि धमनी की जो कैपिलरी है, इसमें कौन सा रक्त आया? CO2 वाला। अब ये जो CO2 वाला रक्त आया है,
CO2 वाला रक्त आया, इस रक्त को ये इसमें छोड़ देगी, क्योंकि कैपिलरीज की जो दीवारें होती है वो काफी पतली होती हैं, जकड़ी रहती हैं। इनका काम क्या है? तो ये काम है कि धमनी से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला अशुद्ध रक्त आया है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ये एल्वुलाई में छोड़ देती है। अब आगे चल के ये सिराओं में बदल गई। अब इसकी जो ऑक्सीजन है वो अंदर ले ली, ठीक है, अंदर ले ली, यहाँ से भी ऑक्सीजन को अंदर ले लेगी, मतलब जितनी भी ये सिराएं की कैपिलरी है सब में ऑक्सीजन भर जाएगी, और जितनी भी धमनियों की कैपिलरी है वो सब नहीं ऑक्सीजन इसी में, कार्बन डाइऑक्साइड इसी में छोड़ देगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ दी? कैपिलरी को एल्वुलाई में, और एल्वुलाई में से ऑक्सीजन उठा ली। अब आगे चल के जी ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएंगी? कहाँ ले जाएंगी? फिर इसे वापस ले आएंगी कहाँ? दिल के पास। अब दिल के पास ले जाएंगे, उसको पूरे शरीर में फैला देगा और शरीर में ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। तो इसको कहते हैं हम पूरी तरह से गैसीय विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान, इसी को कहते हैं हम गैसीय विनिमय। तो ये हो गया हमारा गैसीय विनिमय। क्या हो गया? फुफ्फुस धमनी द्वारा दिल से अशुद्ध रक्त लाया गया फेफड़ों तक, फेफड़ों की एल्वुलाई में अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वुलाई में छोड़ा, एल्वुलाई से ऑक्सीजन को उठाया, जिसको फिर से फुफ्फुस सिराओं की कैपिलरीज में खींच लिया, और फिर से फुफ्फुस सिरा द्वारा दिल तक पहुंचा दिया, और हृदय के बाद फिर पूरे शरीर में पहुंचा ही देता है, वो हृदय का काम ही है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी आज के लिए श्वसन की पूरी इतनी सी प्रक्रिया, जिसमें कि हमने आज पहले तो बाह्य श्वसन पढ़ा, उसमें निःश्वसन और निःश्वसन पढ़ा, उसके बाद श्वसन गुणांक पढ़ा और गैसीय विनिमय